देखिए राजीव जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसमें मध्य प्रदेश भी जोड़ लीजिए। ग्वालियर में बड़ा प्रदर्शन हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे हैं। ग्वालियर का एक उपनगर है बिरला नगर, उसका जो रेलवे स्टेशन है उसमें तोड़फोड़ हुई है, ट्रेनों में तोड़फोड़ हुई है और बहुत घंटों तक रेल यातायात भी बाधित हुआ है। तो ये आक्रोश सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। ये मैं खासतौर से इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि मैं खुद भिंड जिले से आता हूं। हमारे भिंड मुरैना वो जिले हैं जो देश की सेनाओं में सबसे ज्यादा युवाओं को भर्ती करने की संख्या और आंकड़े में पाए जाते हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां हर साल 2-4 शहीद होकर लौटते हैं, शांति काल में भी। और आज जिस वक्त हम और आप चर्चा कर रहे हैं, छिंदवाड़ा एक युवक कश्मीर में कई सैन्य कार्रवाई में शहीद हुआ है और जिसका कल पार्थिव देह आएगी। तो ये जो सेना में भर्ती होने का जज्बा है, ये कम से कम उत्तर भारत में तो बहुत है और दक्षिण में भी, ऐसा नहीं है। हमारी सेना में सब जगह के लोग हैं। अब इसके तकनीकी पक्ष पर मैं आता हूं। आपने सामाजिक और राजनीतिक, उसको भी हमें थोड़ा आर पार देखना होगा। सबसे पहली बात, मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जिस वर्ग का उद्धार करना चाहते हैं, जिसका भला करने उतरते हैं, वो उस वर्ग को भला क्यों नहीं समझ में आता। वे किसानों का भला करने उतरे, किसानों को नहीं मंजूर हुआ उनका उद्धार। व्यापारियों का उद्धार करने निकले, व्यापारियों को मंजूर नहीं हुआ। अब युवाओं की बारी है और सभी तमाम वर्ग आप गिन सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई केमिकल लोचा है, या तो ये पूरा महादेश गलत है और एक ही व्यक्ति सही है। 130 करोड़ लोग गलत हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो करते हैं वही सही है। भले ही उन्हें बाद में अपने कानून, कृषि कानून को वापस लेते समय ये कहना पड़े कि हमारी तपस्या में कमी रह गई। मेरे लिए चिंता का विषय यह है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के बीच जो संवाद है वो टूटा हुआ है। उसकी एक वजह और है, माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार किसी भी बड़े फैसले, नीति निर्धारण के समय संबंधित वर्ग के लोगों से कोई संवाद नहीं करते। कृषि कानून बनाते समय कृषि संगठनों से, किसानों से कोई की गई। मेरी जानकारी के मुताबिक तो उनकी अपनी कैबिनेट में भूतपूर्व अध्यक्ष जनरल वीके सिंह, उन्होंने शायद कल कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी कोई योजना आने वाली है। ये इतना गंभीर विषय है। भले ही वे रक्षा मंत्री नहीं है जनरल वीके सिंह, लेकिन जो आदमी थल सेना का प्रमुख रहा हो, क्या माननीय प्रधानमंत्री को या सरकार को, या मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि कैबिनेट में भी कोई चर्चा होती है। शायद कोई एक या दो लोग मिलकर फैसले कर लेते हैं और टीवी पर आकर बता दिया जाता है। यह चिंताजनक बात है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है, सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है। उसके बारे में, उसके रोजगार के बारे में आप कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई नीति बना रहे हैं, कोई योजना पेश कर रहे हैं और किसी से बात नहीं कर रहे। राज्यों में युवा आयोग हैं, हमारे मध्य प्रदेश तक में युवा आयोग है, के पास अपनी इतनी सारी एजेंसियां हैं बात करने की। क्या इनकी गुणदोष की बिना परीक्षण किए ये नीति बना ली गई? सेना के वर्तमान पदाधिकारी, सेवानिवृत्त जनरल्स, तीनों सेनाओं के तमाम सारे अधिकारी थे जिनसे संवाद किया जा सकता था। अगर तकनीकी पक्ष पर जाएं तो यह भयानक चिंताजनक बात है कि 17.5 साल से 21.5 या 22 साल की उम्र तक हथियारों के बीच रहने वाला युवा जो वहां से ट्रेनिंग लेकर आएगा, वो जब समाज में वापस लौटेगा, जिसका अभ्यास, जिसकी अभिरुचि हथियारों के साथ हो चुकी होगी, आने वाले कल में मैं बहुत गंभीर चेतावनी देना चाहता हूं, बहुत साफ साफ, ये मिलिशिया बन जाएंगे आने वाले समय के। दुनिया के इतिहास में तमाम सारे मुल्क हैं जहां इस तरह की जनसेनाएं आज उन देशों में गृह युद्ध के कगार पर ले जाने का काम कर रही हैं। और ट्रेनिंग कौन सी दी जा रही है? 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वे जब लौट कर आएंगे तो आपको क्या लग रहा है वे इतना बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट हो जाएंगे कि उनको इन्फोसिस अपने यहां नौकरी पर रख लेगा, या न्यूज चैनलों में वे एमसीआर पीसीआर देखने लगेंगे? अर्धसैनिक बलों में उन्हें वरीयता देने की बात कही गई है, मैंने आज खबर देखी है। वरीयता का अर्थ क्या है कि जो अग्निवीर हैं उनको 5 नंबर दे दिए जाएंगे। उसमें भी गारंटी नहीं है कि आप अग्निवीर हैं तो आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ में नौकरी मिलेगी ही। ये गंभीर खतरे वाली बात है। एक ऐसी सेना में वे जा रहे हैं कि जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा प्रोफेशनली काबिल माने जाने वाली सेना है। और क्या ये इतने दक्ष हो जाएंगे कि इन्हें हमारे एलओसी पर, सीमाओं पर तैनात किया जा सकेगा? और बात, हमारी एक मित्र हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य, उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं। उन्होंने कहा कि भारत की सेना में सबसे पहला अवसर होगा जबकि सैनिकों के बीच भेदभाव होने लगेगा। जो रेगुलर
काम करने वाले जवान है वे इन्हें हे दृष्टि से देखेंगे कि ये तो अग्निवीर है, 3 साल बाद जाने वाले हैं, हो सकता है उनकी बैरकें अलग बना दी जाए, हो सकता है उनको अग्रिम मोर्चों पर तैनाती ना मिले, तो वे क्या काम करेंगे? और अंत में लौटकर जब वे आएंगे तो ये बेरोजगारों की फौज प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में डंडा लेकर सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगी। हिंदुस्तान में की सबसे बड़ी 5वें 6वें नंबर की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, SIS जैसी एजेंसी जो एम्स तक में अपने गार्ड मुहैया कराती है, बड़े बड़े सरकारी संस्थानों में। तो ये जो 3.5-4 फौजी होने का गुरूर लेकर गांव लौटेंगे और थोड़े दिन बाद किसी ग्रामीण विकास बैंक के दरवाजे पर स्टूल पर बैठे होंगे लठ लेकर। खतरा जो ज्यादा दिखाई दे रहा है कि सरकार और उसका समर्थक संगठन अपने लोगों को सशस्त्र बल में, इस सेना में भर्ती कराकर, प्रशिक्षण दिलाकर, लौटकर अपने हित में अपने तरीके से मिलिशिया बनाकर उपयोग कर सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात, शॉर्ट सर्विस कमीशन था ना हमारे यहां, 5+5+4, 5 साल 5 साल 4 साल, यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 5 साल 10 साल का तो था ही शॉर्ट सर्विस कमीशन, अगर वो चाहे तो अगले 4 साल और 14 साल नौकरी कर सकता था, वो प्रमोट होकर ब्रिगेडियर तक बन सकता था, वो चाहता तो स्थायी कमीशन ले सकता था। ये 3.5 और 4 साल की नौकरी करने वाले लोग लौटकर समाज में कितने अभिशप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब वे लौटकर आएंगे, जब विवाह की उम्र में होंगे, तब वे बेरोजगार कहलाएंगे, उन्हें कोई फौजी समझकर नहीं भी आएगा। सबको पता होगा कि 22 साल के हो गए, अब ये सेना से बाहर कर दिए गए। तो ये बड़े खतरे हैं और मैं समझता हूं ये जो युवाओं का आक्रोश है, ये हमारे समाज को बहुत बुरी तरह आगे चलकर विचलित करने वाला है। राजीव जी, सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को चेतना चाहिए और जल्दी अपने निर्धारित, अपने परम प्रिय समय रात्रि 8 बजे टेलीविजन पर आकर कह दें कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, इसलिए हम ये अग्निपथ और अग्निवीर योजना वापस लेते हैं। मैं उनसे भारत के आम नागरिक होने के नाते, और मेरे परिचय में जो आपने बता दिया कि मैं फौज की ट्रेनिंग भी मैंने की हुई, मैंने सिविल वॉर की भी रिपोर्टिंग की है कोसोवो में, तो मैं उस नाते भी उनसे कहना चाहता हूं कि भाई देश में अमन चैन से जीने दीजिए, इस देश को, इन युवाओं को सच्चा रोजगार दीजिए, ये 3.5 साल का एक झुंझुना मत पकड़ाइए। जी राजीव जी। जी राजीव जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछ लिया और अभी अभी मेरे पास अपडेट आया है कि कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि भारतीय सेना बूढ़ी हो गई है, इसलिए अग्निवीर योजना लाई गई है। वे शायद किसी चैनल से इंटरव्यू बातचीत कर रहे थे। तो सरकार का पक्ष तो समझ लीजिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर अगर भारत की महान सेना को बूढ़ी सेना कह रहे हैं, तो मैं बहुत ही निर्ममता से कहना चाहूंगा कि सत्ता में बैठे लोग महानतम पाखंडी और धूर्त हैं। जिस सेना के नाम पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट मांग रहे थे, जिस सेना के नाम पर सर्जिकल स्ट्राइक का ढिंढोरा पीटते हैं, आज अपनी एक बेहूदी योजना के नाम पर उसे डिफेंड करने के लिए हमारी गौरवशाली सेना को बूढ़ी सेना कह दिया गया। दुनिया में कोई नहीं मानता कि भारत की सेना बूढ़ी है। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हुए, अमेरिका को आजाद हुए 250 साल हो चुके हैं। क्या कोई कहता अमेरिका की सेना बूढ़ी है? जाने कहां पूरी दुनिया में जाकर कार्रवाइयां करती रहती है अमेरिका की सेना। तो भारत की सेना का अपमान किया कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। तो सरकार का पक्ष, राजीव जी, उनके को तर्क से सामने आ गया है। उनकी नजर में सिर्फ अपने प्रधानमंत्री, अपने नेता के तुगलकी फैसलों को डिफेंड करना ही एकमात्र सत्य है, इसके अलावा कोई चीज उनके दिमागों में नहीं रहती है। सरकार की भूमिका, और बुलडोजर शब्द बार बार आ रहा है, वर्षा जी ने भी वहीं से बात शुरू की थी। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करके अनुमति लूंगा कि जो लोग पिछले जुमे के दिन हुए पथराव के बाद बहुत भारी उद्वेलित थे, क्योंकि एक धर्म विशेष के लोगों ने पथराव किया था और बुलडोजर चलाकर निर्दोष लोगों के घर ढहा दिए गए, तो आज मैं मोदी जी और योगी जी से एक नागरिक के नाते पूछना चाहता हूं कि आज कम से कम 5 राज्यों में हजारों युवकों ने पथराव किया है, क्या उनके घर भी बुलडोजर पहुंचेगा? मैं बुलडोजर के पक्ष में नहीं हूं। मैं इस सरकार की उस दुभांती, उस नफरती राजनीति का पर्दाफाश करना चाहता हूं, और उसके समर्थक जो एक जाति या धर्म विशेष के पथराव पर उद्वेलित हो जाते हैं, आज वे मौन होंगे।